प्रदेश के एक छोटे से गांव की ऋषिता की शादी मुंबई में रहने वाले हितेश से हुई थी। शादी को अभी मुश्किल से 2 ही महीने हुए थे। ऋषिता के मन में सजे हुए सुनहरे सपने धीरे धीरे हकीकत बन ही रहे थे कि तभी गांव से उसकी सास का अचानक फोन आ गया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ और कल मुंबई आ रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। हाँ माँ, ठीक है, आप कल ट्रेन से आराम से आ जाना। दूसरी ओर ऋषिता की सास ने वो पुराना बक्सा खोला जो सालों से घर के एक अंधेरे कोने में चुपचाप पड़ा हुआ था, जैसे वो अपना कोई पुराना राज संभाल कर बैठा हो। क्या ये मंगलसूत्र ऋषिता को देना चाहिए? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये तो वो और उस बात को तो 20 साल हो चुके हैं और ये मंगलसूत्र हमारे खानदान की परंपरा है। शायद ऋषिता को इसे पहनना ही चाहिए। हाँ, यही सही है। विमला देवी ने आखिरकार फैसला कर लिया था। खानदान का वो पुराना राज भरा मंगलसूत्र अब ऋषिता के गले में ही सजना चाहिए। उसी इरादे के साथ वो मंगलसूत्र संभालकर मुंबई के लिए निकल पड़ती है। लेकिन सफर शुरू होते ही किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसका अंदाजा विमला देवी को बिल्कुल नहीं था। पता नहीं क्यों दिल घबरा सा रहा है, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। अरे ये क्या, काली बिल्ली रास्ता काट गई। पर अब रुकने का वक्त नहीं, अगर अभी ठहरी तो ट्रेन निकल जाएगी। विमला देवी बिना कुछ बोले सीधा स्टेशन की तरफ बढ़ती रही और कुछ ही देर में वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। ट्रेन के डब्बे में जाकर वो चुपचाप बैठ गई, लेकिन पूरा डब्बा लगभग खाली था। सिर्फ 1-2 मुसाफिर और उनकी आंखों में भी कुछ अजीब सा था। इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? जी मेरा बेटा मुंबई में रहता है, बस उसी के पास जा रही हूँ। बेटा, इस डब्बे में क्या है? माताजी, इसमें कोई कीमती नायाब सामान तो नहीं है, पर हाँ इसमें हमारे खानदान की एक पुरानी निशानी जो मैं अपने बेटे की दुल्हन को देने जा रही हूँ। नहीं, अगर तुम दुल्हन की सलामती चाहती हो तो यह मंगलसूत्र उसके गले में कभी मत पहनाना। पर आपको कैसे पता कि इसमें मंगलसूत्र है? मैं सब जानती हूँ, जैसा कहती हूँ वैसा कर, नहीं तो पछताएगी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में कोई गहरा राज दबा हुआ था। इतना कहकर वो पल भर में ट्रेन के डब्बे से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहाँ पर मौजूद ही ना हो। अरे वो कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। पता नहीं कौन थी वो, मुझे क्या मतलब, मैं अपनी बहू को जो चाहे दे सकती हूँ। पर एक समझ नहीं आ रही, उसे कैसे पता कि डब्बे में मंगलसूत्र? खैर जाने दो। विमला देवी ने उस बूढ़ी औरत की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और तब तक ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। बहू, ये लो, ये हमारे खानदान का पुराना मंगलसूत्र है। जब भी इस घर में कोई नई दुल्हन कदम रखती है तो यही निशानी उसे दी जाती है। अब इस परंपरा को तुम्हें ही आगे बढ़ाना होगा। माँ जी, ये मंगलसूत्र तो वाकई बहुत सुंदर है। इसका डिजाइन कितना पुराना और खास लग रहा है। आजकल ऐसे मंगलसूत्र कहाँ मिलते हैं? जैसे ही ऋषिता की उंगलियों ने उस मंगलसूत्र को छुआ, दीवार पर लगा ऋषिता और हितेश का फोटो अचानक से नीचे गिर पड़ा। ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा है? अरे ये फोटो नीचे कैसे गिर गया? हवा होगी शायद। बहू, तू इसे पहन लेना, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना होगा। उस मंगलसूत्र को छूते ही ऋषिता के जिस्म में एक अनजानी सी ठंडक दौड़ गई, पर अपनी सास का मन रखते हुए उसने बिना कुछ कहे वो मंगलसूत्र अपने गले में पहन लिया और बस उसी रात से घर के अंदर डर का वो सिलसिला शुरू हो गया जो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। रात के ठीक 12 बजे ऋषिता की आंख अचानक से खुल गई। ये कमरा इतना ठंडा क्यों है?
बाहर मौसम तो गर्म है, फिर मुझे इतनी ठंडक क्यों लग रही है? तभी रात के घने अंधेरे को चीरती हुई किसी औरत की दबी हुई सिसकियां ऋषिता के कानों तक पहुंची। कौन रो रहा है यहाँ? ये किसके रोने की आवाज है? और ये गुलाब के फूलों की खुशबू ये कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है यहाँ? हितेश, हितेश, उठो, उठो, देखो कमरे में कोई है। क्या हुआ ऋषिता, तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो? हितेश, कमरे में कोई है। किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है, जैसे कोई यहीं रो रहा हो। नहीं तो, मुझे तो किसी की कोई आवाज नहीं आ रही। क्या तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रही? पर अभी तो यहाँ किसी औरत के रोने की आवाज थी। ओहो ऋषिता, तुम सो जाओ और मुझको भी सोने दो। कोई सपना देखा होगा तुमने। ऋषिता ने सिर्फ मन का वहम समझकर दोबारा नींद ले ली, लेकिन उसी पल से डर का एक अनजाना सिलसिला शुरू हो चुका था। जब भी ऋषिता घर में अकेली होती, उसे महसूस होता जैसे कोई चुपचाप उसके पीछे चल रहा हो। कभी रसोई में काम करते वक्त उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस का एहसास होता, तो कभी अचानक भागते हुए कदमों की आहट सुनाई देती। ऐसे ही एक दिन जब वो बालकनी में खड़ी मौसम की पहली बारिश का आनंद ले रही थी, तभी अचानक उसको लगा जैसे किसी ने उसे हल्का सा धक्का दिया हो। उस दिन वो बालकनी से गिरते गिरते बाल बाल बची। ये अभी क्या हुआ? कौन है यहाँ? कौन है? मुझे किसी ने धक्का दिया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब उस वक्त और भी ज्यादा भयानक हो गया, जब गली के सारे कुत्ते एक साथ जमा होकर उसकी खिड़की की तरफ देखते हुए रोने लगे, जैसे घर के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद हो जो उन्हें तो दिख रही थी, मगर ऋषिता की नजरों से अभी तक छुपी हुई थी। ये कुत्ते ऐसे क्यों भौंक रहे हैं? पता नहीं इन्हें आजकल क्या हो गया है। अगले दिन ऋषिता जैसे ही काम करने के लिए रसोई में जाती है, तो डर के मारे वो चीख उठती है। हितेश, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये देखो। क्या हुआ ऋषिता, तुम चिल्लाई क्यों? ये दूध कल रात मैंने इसे खुद उबाल कर रखा था, पर अब देखो पूरा सड़ चुका है और रंग भी कितना काला हो गया है। अरे तो हो सकता है ना कि ये दूध ही खराब हो। तुम इसको फेंक दो और ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक है। उसी शाम जब ऋषिता नहाने के लिए बाथरूम में घुसी, तो अचानक उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास हो और उसे घूर कर देख रहा हो। अगले ही पल शावर से काला पानी बहने लगा। ये देखकर ऋषिता घबरा गई। वो जल्दी से टॉवल लपेटकर बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसके सामने एक काला साया नजर आया। डर के मारे ऋषिता जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनते ही हितेश भागता हुआ बाथरूम तक पहुंचा और अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। ऋषिता एक कोने में बेहोश पड़ी हुई थी। ऋषिता, क्या हुआ था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? वहाँ कोई था हितेश, एक काला साया, कोई था वहाँ। काला साया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर से तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। हुआ क्या है तुम्हें? तुम अभी आराम करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम बाद में बात करते हैं। हितेश ने ऋषिता को काफी देर तक समझाया और फिर उसको सुला दिया। जब ऋषिता की आंखें खुली तो वो चुपचाप शीशे के सामने खड़ी हो गई और तभी अचानक आईने के अंदर एक भयानक साया उभर आया। ऋषिता डर के मारे पूरी तरह कांप उठी।
उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। शायद ये सब मेरा वहम है। ऋषिता ने सोचा शायद ये सब उसके मन का वहम हो, लेकिन तभी उसकी पीठ में तीखा सा दर्द उठने लगा और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान साफ नजर आ रहे थे। ये क्या है? मेरी पीठ पर ये निशान कैसे हैं? हितेश, देखो ना, बहुत दर्द हो रहा है। पर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तुम खुद ही देख लो ऋषिता, आखिरकार क्या हो गया है तुम्हें? ऋषिता की बातें सुनकर हितेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो वहां से चला जाता है। वो दोनों अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। उसी रात ऋषिता छत के पंखे से लटक रही थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और वो मंगलसूत्र उसके गले में चमक रहा था। ऋषिता चौंक कर नींद से जाग उठती है। ये क्या था? इतना डरावना सपना। क्या हुआ ऋषिता, इतनी डरी हुई क्यों हो? हितेश, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। वो बिल्कुल असली लग रहा था। जब से मैंने ये मंगलसूत्र पहना है, मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। मैं इसे निकाल दूंगी, मुझे ये नहीं पहनना। हाँ, पर तुमने देखा क्या है? मैंने देखा कि मैं पंखे से लटकी हुई हूँ। मेरी आंखें बाहर निकली हुई थी। ये कोई सपना नहीं था। हितेश, कुछ तो है हमारे आसपास। मुझे लगता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें जरूर कोई बात तो है। तुम डरो मत, सो जाओ। मैं कल माँ से इस बारे में बात करता हूँ। अगली सुबह हितेश अपनी माँ को फोन लगाता है और उन्हें अभी तक का सारा किस्सा बताता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ ठीक नहीं है माँ, ऋषिता को कुछ हो गया है। जब से उसने ये मंगलसूत्र पहना है, वो बहुत अजीब अजीब से हरकतें कर रही है। वो कह रही है कि कोई उसके आसपास है। क्या? हे भगवान! हितेश, तू जल्दी से ऋषिता को लेकर गांव आ जा। जल्दी कर, देर की तो पता नहीं क्या होगा। पर माँ, बात क्या है? तू सवाल मत कर। सबसे पहले तू मंगलसूत्र को उसके गले से निकाल दे और अभी के अभी गांव आ जा। माँ की बात सुनकर हितेश ने उस मंगलसूत्र को ऋषिता के गले से निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो मंगलसूत्र उसके गले से निकल ही नहीं पा रहा था कि तभी अचानक ऋषिता बोली, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो हितेश, ये मंगलसूत्र अब नहीं निकलेगा। क्या हुआ तुम्हें? और ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? कौन? मैं? नहीं तो चलो ना, गांव चलते हैं, वहाँ मजा आएगा, पूरा परिवार साथ होगा। ऋषिता की बदलती हरकतों ने हितेश को अंदर तक हिला दिया था। वो घबरा गया और बिना देर किए गाड़ी निकालकर वो दोनों गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो घर से थोड़ी दूर पहुंचते हैं, आसमान गरज उठता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और तभी एक काली बिल्ली सीधा उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। अरे, ये तो काली बिल्ली है। माँ कहती है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना ठीक नहीं होता। माँ कुछ भी कहती हो, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ, तू यहाँ से चली जा। मेरी रास्ते की रुकावट मत बन। ये बिल्ली मुझे गांव जाने से रोक नहीं सकती। ये ऋषिता को क्या हुआ है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? लंबा सफर तय करने के बाद हितेश ऋषिता को लेकर गांव पहुंच गया और जाते ही उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। हितेश, रात बहुत हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कल सब बता दूंगी। हितेश और ऋषिता सोने के लिए चले गए। ऋषिता सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के बाहर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। ऋषिता बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आ गई और उस हवेली को एक टक देखने लगी। उस हवेली पर सालों से अंधेरे और खामोशी का कब्जा था। वो हवेली ऋषिता को जैसे अपनी तरफ खींच रही थी।
उसने कमरे का दरवाजा खोला और उस हवेली की तरफ चल पड़ी। सुबह जब हितेश की आंखें खुली तो उसने देखा कि ऋषिता उस पुरानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। ऋषिता उठो, क्या हुआ है तुम्हें? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी ना। क्या हुआ ऋषिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पता नहीं हितेश, मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम चलो मेरे साथ। माँ, ये सब क्या हो रहा है? जब से ऋषिता ने ये मंगलसूत्र पहना है ये बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, और आज तो हद ही हो गई। ऋषिता उस पुरानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी थी। क्या? पुरानी हवेली के बाहर? नहीं, ये सब ठीक नहीं है। पर माँ जी, क्या हुआ? क्या ठीक नहीं है? मुझे डर लग रहा है। कल रात भी मैंने सपने में खुद को एक पंखे से लटका हुआ देखा, और उसके बाद पता नहीं मैं कैसे उस हवेली के बाहर पहुंच गई। बहू, ये ठीक नहीं हुआ। मैं अभी आती हूँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हितेश की माँ जल्दी से घर से बाहर भागी और गांव के एक पंडित के घर पहुंच गई। पंडित जी, जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ विमला, इतनी क्यों घबराई हो? आपको तो पता है मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है। घर में नई दुल्हन है, लेकिन उसके साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। और कल रात वो हमारी पुरानी हवेली के बाहर बेहोश पड़ी मिली। मुझे शक है कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गई। आप जल्दी चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विमला देवी पंडित को साथ लेकर घर पहुंची, लेकिन जैसे ही पंडित जी घर के दरवाजे पर पहुंचे, चौखट पर ही उनके पैर ठिठक कर रुक गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, हम इस घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रख सकते। पर क्या हुआ पंडित जी? इस घर के ऊपर किसी आम भूत प्रेत का साया नहीं है। यहाँ एक बहुत ही उग्र और शैतानी शक्ति का वास है, जिसे किसी चीज ने बांध कर रखा है। अगर नई दुल्हन की जान बचानी है तो उस चीज को घर से अलग करना होगा। यह मेरे बस की बात नहीं है। पंडित जी घबराकर तेजी से वहां से निकल गए। विमला देवी वहीं सन्न सी खड़ी रह गई। जब वो संभलकर घर के अंदर पहुंची तो सामने ऋषिता खड़ी थी। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था और चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। और अगले ही पल ऋषिता ने अपनी सास को धक्का दिया और उसे दूर फेंक दिया। ऋषिता, ये क्या हो गया है तुम्हें? माँ को धक्का क्यों दिया? होश में आओ। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तेरी सारी कोशिशें विफल कर दी मैं। ऋषिता, माँ, क्या हो गया है ऋषिता को? मुझे माफ कर दे बेटा, ये मेरी ही गलती है। जब तक वो मंगलसूत्र उसके गले में है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कौन माँ? आप किसकी बात कर रही हो? अंजलि, वो तुम्हारे पापा के छोटे भाई की बीवी थी। मंगलसूत्र आखिरी बार उसी ने पहना था। उसकी आत्मा ने ऋषिता पर कब्जा कर लिया है। मेरी ही गलती है। मुझे वो मंगलसूत्र उसे देना ही नहीं चाहिए था। पर माँ, इस मंगलसूत्र का राज क्या है? साफ साफ बताइए। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे लगा उसकी मौत को 20 साल हो गए हैं, बात पुरानी हो गई है, तो मंगलसूत्र ऋषिता को देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं गलत थी। शादी के 1 महीने बाद ही हमारी उस पुरानी हवेली में अंजलि ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। लेकिन उसकी मौत एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको किसी ने मारा था। मारा था? पर किसने माँ? सब बताऊंगी हितेश। पहले मुझे ऋषिता को बचाना है, नहीं तो हम उसे खो देंगे। अब वही इस मुसीबत से बचा सकते हैं। उन्हें बुलाना होगा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो ऋषिता पर नजर रख। वो उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। थोड़ी देर में विमला देवी
एक तांत्रिक बाबा को अपने साथ लेकर आई। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी आत्मा है। इसका मुझे एहसास हो रहा है। पूरी बात बताओ, किसकी आत्मा है ये? बाबा, मुझे लगता है कि अंजलि मेरे पति के छोटे भाई की पत्नी है। ऋषिता ने उसका मंगलसूत्र पहना है और अब वो उसे निकालने नहीं देगी। नहीं, ये किसी औरत की आत्मा नहीं है, ये कोई आदमी है। पूरी बात बताओ, उस मंगलसूत्र से जुड़ी सारी बात, सब कुछ, क्या क्या हुआ था? बाबा, अंजलि का पति वो अच्छा इंसान नहीं था, वो एक राक्षस था। वो तंत्र विद्या और काला जादू करता था। धन दौलत के लिए और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उसने एक आत्मा को बांधने का अनुष्ठान किया था, जिसमें उसने 5 नई दुल्हनों की बलि दी थी। शादी के 1 महीने बाद ही उसकी पत्नी यानी अंजलि ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी। लोगों का मानना था कि उसने ही अंजलि को बलि चढ़ाकर उसे पंखे पर लटका दिया था और वो मंगलसूत्र अंजलि ने ही आखिरी बार पहना था। जब परंपरा के अनुसार मैंने वो मंगलसूत्र ऋषिता को दिया तो वो बहुत खुश थी। इसलिए मुझे लगता है कि ऋषिता पर ये अंजलि की आत्मा नहीं है। अब बातें करने का समय नहीं बचा, वो जाग चुका है। कहाँ है वो लड़की? बुलाओ उसे। बाबा को देखते ही ऋषिता जोर जोर से हंसने लगी और तेजी से पुरानी हवेली की तरफ भागी। बाबा, वो उसी हवेली की तरफ जा रही है। चलो मेरे साथ, कुछ भी करके उसके गले से मंगलसूत्र को अलग करना होगा। तांत्रिक बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की आवाज ऋषिता के कानों में पड़ते ही वो बेचैन हो गई और हवा में ऊपर उड़ने लगी। बोल, कौन है तू? क्यों परेशान कर रही है इस लड़की को? इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसके शरीर से बाहर निकल जा। तू मुझे नहीं रोक सकता पाखंडी। ये शरीर अब मेरा है, मैं इसे अब कभी नहीं छोड़ूंगा। ऋषिता, मेरी बात सुनो। मैं हूँ हितेश, इधर देखो मेरी तरफ। ऋषिता अब मर चुकी है। जो भी इस मंगलसूत्र को पहनेगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। ये मंगलसूत्र मेरा है, मेरा। तो अंजलि की आत्मा नहीं है, बता कौन है तू? तभी बाबा ने मंत्रों से अभिमंत्रित जल ऋषिता के ऊपर छिड़क दिया। ऋषिता दर्द से चिल्लाने लगी। रुक जा, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं अंजलि नहीं हूँ, मैं उसका पति हूँ। मैंने ही अंजलि को मारा था। अनुष्ठान में एक गलती की वजह से मेरी आत्मा इस मंगलसूत्र में कैद हो गई। वह अंजलि, वह इसे मुझसे बचाने की कोशिश कर रही थी। बार बार इसके सामने आकर इसे मेरे बारे में बताना चाहती थी, पर इसने उसकी बात समझी ही नहीं। और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। तू चाहता क्या है? बता, इसके शरीर को छोड़कर चला जा। बोल, तुझे क्या चाहिए? नहीं तो ये जल तुझे जलाकर भस्म कर देगा। मैं आजाद होना चाहता हूँ। मुक्ति दो मुझे। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। वो मंगलसूत्र किसी दुखी आत्मा का नहीं, बल्कि एक दुष्ट तांत्रिक की आत्मा का ठिकाना था। देश, यही सही समय है। इस वक्त वो आत्मा कमजोर है। उसके गले के मंगलसूत्र को तोड़ दो, जल्दी करो। हितेश ने भागकर ऋषिता के गले से उस मंगलसूत्र को तोड़ दिया। मंगलसूत्र के टूटते ही उसमें से एक काला साया निकलकर हवेली की दीवारों में समा गया और ऋषिता नीचे गिर गई। वो बेहोश थी लेकिन जिंदा थी। तभी बाबा आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और ऋषिता के ऊपर गंगा जल डालते हुए बोलते हैं, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में इस लड़की को होश आ जाएगा। वो बुरी शक्ति अब हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। इस लड़की को कुछ मत बताना, क्योंकि अभी तक जो कुछ इसके साथ हुआ है वो सब कुछ ये भूल जाएगी। मेरा आशीर्वाद इस लड़की और तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर बाबा वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर बाद ही अदृश्य हो जाते हैं।